नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह मिनी टेस्ट सीरीज का छठा पार्ट है। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज मिनी टेस्ट हो चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा गया है, जो कि रूल 70 और रूल 72 दोनों एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, फोन आए हैं कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, तभी मेरे ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट क्या है। कि ये कोट इसलिए रखा गया है कि कुछ लोगों को फोन आया कि सर और कितना दिन एग्जाम लगेगा, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इसीलिए इस कोटेशन को मैंने आज लिया है कि जो लोग आज आपको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल आपको देखते रह जाएंगे। मतलब अगर आपको आज वो ताना दे रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, कब तक होगा, कब बनोगे, क्या है, इन सारी चीजों को इग्नोर करिए। ये सारी आपके जीवन की वो बाधाएं हैं जो सफलता के पहले हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो चलिए, इसी कोड के साथ हम शुरू करेंगे। आप मेरे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया है, तो आप rpfldc.blogspot.com पर विजिट करिएगा। वहां पर आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके मिलती जाएंगी। चलते हैं आज के टेस्ट के पहले सवाल पर। आज के टेस्ट का पहला सवाल है, when police may arrest without warrant is described under which section of CRPC? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है? क्या ये सेक्शन 38 में, मतलब सेक्शन 38, या सेक्शन 40, सेक्शन 41 या सेक्शन 42 में है? रूल 70 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं कहूंगा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 41 सीआरपीसी जो है वो बताता है कि पुलिस कब वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सिप्सोडर उसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, मैंने वीडियो बना रखा है। तो सीआरपीसी से जो भी सवाल है, अगर आपसे हल नहीं हो रहे हैं या हल हो भी रहे हैं, तो भी आप सीआरपीसी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहां से विजिट करके आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ सीआरपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उसे मैं आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहां से आप महत्वपूर्ण धाराओं को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, उसे भी एग्जाम के पहले देख करके जरूर जाइएगा। चलेंगे हम अपने दूसरे सवाल पर। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज डिस्क्राइब्ड कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट? सीआरपीसी की कौन सी धारा में जिले में नियंत्रण कक्ष के बारे में बताया गया है? तो जो ये सेक्शन 41 ए में है, क्या सेक्शन 41 बी में है, सेक्शन 41 सी में है, सेक्शन 41 डी में है? तो आप ये ए बी सी डी जो चारों धारा है सेक्शन 41 का, जिसे कि अमेंडमेंट करके डाला गया है, चारों ही महत्वपूर्ण है। आप चारों के बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है 41 का क्लॉज सी, मतलब 41 सी जो है उसमें यह बताया गया है कि कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। चलेंगे हम आगे। अगला जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड? सीआरपीसी की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 50 है, सेक्शन 53 ए है, सेक्शन 54 है, या सेक्शन 54 ए में बताया गया है? चलते हैं देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 54 का ए इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे चौथे सवाल पर। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग? सीआरपीसी की कौन सी धारा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में बताया गया है? मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जिसको कुर्की भी कहते हैं एक तरह से। तो सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83 या सेक्शन 84 में बताया गया है? सीआरपीसी के किस धारा में बताया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 82 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे।
अगला जो सवाल है वो है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट। सीआरपीसी की कौन सी धारा वारंट की सार सूचना वर्णित है। मतलब सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसमें वारंट की सार सूचना के बारे में बताया गया है। ऑप्शंस आर सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 73, सेक्शन 75 किस में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 75 में बताया गया है सीआरपीसी में कि वारंट की सार सूचना, मतलब वारंट में आखिरकार होता क्या क्या चीज है, उन सब चीजों के सार सूचना के बारे में बताया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सीआरपीसी की कौन सी धारा तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है के बारे में बताती है। क्या ये सेक्शन 90 है, सेक्शन 93 है, सेक्शन 98 है या सेक्शन 99 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गौर से इसे हल करिएगा। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 93 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे हम आगे। सातवां सवाल आपके लिए है, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। जमाव को तितर बितर करने के सशस्त्र बल का प्रयोग किस धारा में वर्णित है। किसमें, सीआरपीसी के। तो क्या ये सेक्शन 129 में, सेक्शन 130 में, सेक्शन 131 में या सेक्शन 132 में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, सेक्शन 130 में सशस्त्र बल के प्रयोग के बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 129 में सिविल बल के प्रयोग के बारे में बताया गया है। चलेंगे आठवें सवाल पर, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड ईटीसी। सीआरपीसी की कौन सी धारा में आत्महत्या आदि पर बल का जांच करना और सपोर्ट के बारे में वर्णित है। सेक्शन 172, सेक्शन 173, सेक्शन 174 या सेक्शन 175 के बारे में किसमें बताया गया है। जो देखिएगा आत्महत्या यूडी केस भी आपको पूछा जा सकता है। इसका सेकंड जो ऑप्शनल पूछा जा सकता है क्वेश्चन को घुमा के, कि जो अननेचुरल डेथ के केसेस हैं उसे जीआरपी या सिविल पुलिस किस धारा के तहत दर्ज करती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 174 में इसके बारे में बताया गया है। इसे पंचनामा इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। पंचनामा जो बनाया जाता है, जैसे रेल के पटरी पर कोई व्यक्ति जो है रन ओवर हो जाता है तो उसके बाद भी इंक्वेस्ट बनता है, या तो रेल आपके अधिकार क्षेत्र में कोई बॉगी आता है उसमें किसी व्यक्ति का मृत अवस्था में कोई पाया जाता है तो भी ये 174 के तहत ही इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसका तैयार किया जाता है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा सीआरपीसी की किस धारा में वर्णित है। क्या ये सेक्शन 161 में है, सेक्शन 162 में है, सेक्शन 163 में है या सेक्शन 164 में बताया गया है। चलिए इसका देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 161 में इसके बारे में बताया गया है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। 10वां सवाल, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की किस धारा में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान के बारे में बताया गया है। क्या ये सेक्शन 190 में है, सेक्शन 191 में है, सेक्शन 192 में है या सेक्शन 193 में बताया गया है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 190 में बताया गया है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब कॉग्निजेंस का तरीका भी अलग अलग है, तो क्लॉजेज में उसके उत्तर है या सब क्लॉजेज में भी है, तो उस अनुसार भी देखेंगे कि कंप्लेंट के तहत कब संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट। तो क्लॉज पर हम अगले वीडियो में सवाल देखेंगे, इसमें हमने सिंपल सवाल आपको बताया है। अगला वीडियो जो मिनी टेस्ट सीरीज आएगा उसमें कोशिश करूंगा कि माइनर एक्ट से भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी है उसे मैं लेकर के एक माइनर टेस्ट के लिए उसमें सवाल डाल दूं, ताकि आपको आसानी से सारे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में हल करने में मदद मिले। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो आपके एक भी ना छूटे, आपके सवाल एक भी ना छूटे, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के मैं यह सीरीज चला रहा हूं। चलिए चलेंगे आगे।
जो 11वां सवाल है, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज डिस्क्राइब बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। देखिएगा, ध्यान से सवाल देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना वर्णित है? क्या ये सेक्शन 141 आईपीसी, 142 आईपीसी, सेक्शन 143 आईपीसी या सेक्शन 144 आईपीसी में बताया गया है? तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 142 आईपीसी में इसके बारे में बताया गया है। आएंगे 12वें सवाल पर, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब्स फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य गणना के बारे में वर्णित है? मतलब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस, मान लीजिए कि एविडेंसेस में टिकट है और टिकट में से यह प्रूफ करना है कि आप उस दिन कहां पर थे। तो मान लीजिए 12 तारीख का टिकट है, आप उसे 13 बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ? फैब्रिकेटिंग हुआ, फॉल्स एविडेंसेस बनाना हुआ। तो ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन है सेक्शन 191 आईपीसी, 192 आईपीसी, 193 आईपीसी या 194 आईपीसी में इसके बारे में बताया गया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, सेक्शन 192 आईपीसी में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला जो सवाल है वो है, हाउस ब्रेकिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। जो आईपीसी की धारा है, कौन सी धारा में गृह वेदन परिभाषित है, कि गृह वेदन होता क्या है? तो सेक्शन 442 में है, सेक्शन 443 में, सेक्शन 444 में या सेक्शन 445 आईपीसी में वर्णित है? तो 13 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 445 आईपीसी में बताया गया है। किसके बारे में डेफिनेशन है उसमें? हाउस ब्रेकिंग के बारे में। 14 नंबर सवाल देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन। जो आईपीसी की कौन सी धारा में मानहानि के लिए दंड वर्णित है? क्या ये सेक्शन 499 आईपीसी है, सेक्शन 500 आईपीसी है या सेक्शन 501 आईपीसी है या सेक्शन 504 आईपीसी है? सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 500 आईपीसी में जो है पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। वही डिफेमेशन जो परिभाषित कहाँ है? सेक्शन 499 में डिफेमेशन को परिभाषित किया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। 15 और 16 नंबर सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। इसका भी प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो का सीरीज मैंने लाया है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। कन्फेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईईए। संस्वीकृति जो है की परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषित है? क्या वो सेक्शन 21 में है, 22 में है, सेक्शन 23 में है, सेक्शन 24 में है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 24 में जो है संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है। डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा है, जैसे कि एडमिशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन 17 में एडमिशन के बारे में बताया गया है, वैसे कन्फेशन के बारे में नहीं कहीं बताया गया, लेकिन जो एक्चुअल निकलता है वो सेक्शन 24 से ही निकलता है कि संस्वीकृति आखिर होती क्या है। चलेंगे 16 नंबर सवाल पर, एग्जामिनेशन इन चीफ इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईईए। मुख्य परीक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? क्या ये सेक्शन 135 आईईए में है, सेक्शन 136 में है, 137 में है या सेक्शन 138 आईईए में वर्णित है? देखते हैं सही उत्तर दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 137 आईईए में बताया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में। चलेंगे हम लोग अगले स्लाइड में अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एक्सेप्टेड उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसमें मैंने पूछा है निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन है उसमें से किसने उर्दू को स्वीकार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, बिहार ने उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। वहीं आंध्र प्रदेश ने भी उर्दू को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ने उर्दू को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ बिहार था, इसलिए बिहार इसका उत्तर होगा। आंध्र प्रदेश भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल जनरल नॉलेज से है, राजभाषा से संबंध रखता है। Who first used the word हिंदी in relation to language। मतलब भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था कि हिंदी एज अ लैंग्वेज भाषा के शब्द में? क्या अमीर खुसरो ने, मलूक दास ने, माखन लाल चतुर्वेदी ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने ऐसा कार्य किया था।
चलेंगे आगे, जो लास्ट स्लाइड होगा। सवाल नंबर 19 देखते हैं। विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी? हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या वो तमिल है, तेलुगु है, बांग्ला है या फ्लैग है? क्या है इसके बारे में बताइए। तो तमिल, तेलुगु या बांग्ला, इसके बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बांग्ला जो है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भारत की भाषा है। अंतिम सवाल इस मिनी टेस्ट सीरीज का। विच ऑफ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड जो है उसकी जो है राजभाषा अंग्रेजी है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। इस तरह से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण सवालों को किया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके परीक्षा के लिए यह काफी मददगार भी साबित होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे इस परिवार का सदस्य बनिए। अंत में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.